वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर ऑफ बीईजीसी 102 के आंसर के बारे में। सैम्पल पेपर बीईजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जिसका एग्जामिनेशन आपका जिसका 6 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है और उसमें एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें कुछ हमने क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाया था। काफी डिमांड आया है कि क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। और ये वीडियो जो इस सिंपल पेपर है बीजीसी 102, ये काफी लंबा क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट करके इस वीडियो का 3 पार्ट आएगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसके बाद आपका तीसरा पार्ट आएगा। बीईजीसी 101 के सिंपल पेपर के क्वेश्चन और उसके सारे आंसर के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आज कवर करेंगे ये देख लेते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिंबल यूज्ड इन इलियाद। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न एपिक ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एन एपिक, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन ग्रीक ड्रामा एंड द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन रोम। क्वेश्चन नंबर 5 है समरी ऑफ पॉट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है इज ऑडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द रोल ऑफ लार फैमिलियसिस इन प्लॉटस पॉट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ रोमन लैटिन लिटरेचर फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द टाइम ऑफ ओविड। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द स्टाइल ऑफ हॉरेशियन सटायर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डज ऑडिपस एक्यूज क्रियोन ऑफ ए कंस्पेरेसी। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस द थीम ऑफ इलियाड। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द 3 ड्रामेटिक यूनिटरीज। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड द सिस्टम ऑफ डॉरी इन द पॉट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक थिएटर। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ आर स्लेव्स प्रेजेंटेड इन पोर्ट ऑफ गोल्ड। तो इसी प्रकार के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 तक देखेंगे। लास्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे 6 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो यही 6 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर स्विच कर जाते हैं। आपका ये क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका आंसर है, इसको देखेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ आपको आंसर को बताने के लिए बनाया गया है। जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हमने इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाया है, आप उस हमारे सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप वो देख लें। ये वीडियो सिर्फ आपको आंसर बताने के लिए, इसमें कुछ समझाया नहीं जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं, आपके सामने बस इसे एज इट इज रीड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द, अच्छा, अगर आपको इसके क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से टेलीग्राम चैनल पर हमारे पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है क्वेश्चन के, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसका आंसर आप चाहें तो खुद से भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो से नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिंबल यूज्ड इन इलियाद। Symbols are object, characters, figures, and colors used to represent abstract ideas or concept. The Asian ships, the Asian ships symbolize the future of the Greek race. They constitute the army's only means of conveying its home, whether in triumph or defeat. Even if the Archean army were to lose the war, the ships would bring back survivors. The ship's destruction, however, would mean the annihilation or automatic exile of every last soldier. Homer implies that some men shrinked the war and stayed in Greece, while others, such as Peleus, were too old to fight. However, the Homer original audience, the Achaean warriors at Troy, represented more than a mere subpopulation of the Greek race. Homer's contemporaries believes that the heroes represented here actually lived historically, a real kings who ruled the various city states of Greece in their earliest years. वीडियो नॉन एडिटेड नॉन स्क्रिप्टेड होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बाकी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंशिएंट ऑडियंस regarded them playing definitive roles in the formation and development of Greece as they knew it. The mass death of these leaders and role model would have meant the decimation of a civilization. The Shield of Achilles, the Iliad is an extemporary, compressed narrative, although it treats many of themes of human experiences. It does so within the scope of a few days out of a 10-year war. आगे है
The shield constitutes only a teeny part or tiny part in this martial saga, a single piece of armor on the single man in one of the armies. Yet it provides perspective on the entire war. Despite normal life in peacetime, it symbolizes the world beyond the battlefield and implies that war constitutes only one aspect of existence. Life as whole, the shield remains us. The shield reminds us, includes feasts and dances and marketplaces and crops being harvested. Human being may serve not only as warriors but also as artisans and laborers in the fields. Not only do they work, they also play as the shield depicts with its dancing children. Interestingly, although Homer glorifies war and the life of the warrior throughout most of his epic, his depiction of everyday life as it appears on the shield comes across as equally noble, perhaps preferable. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, वरना आप ईयरफोन लगा करके इसको अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा घटा के सुन सकते हैं. What are the characteristics of a Western epic tradition? The characteristics of a Western epic tradition, all the kinds of poetry, the epic has been the rarest and thus the noblest, embodying immeasurably profound values of life. Within the words of Abercrombie, okay, Abercrombie, pronunciation may be differ, something of extraordinary value. The characteristics of a Western epic tradition, it recreates it recreates particular human experiences into a grand design during which a inevitably see seem significant symbolism of man's ultimate destiny. An epic is directly a product of some time and beyond time. Within the epic poem of the earth, despite their different cultural backgrounds, a history of human spirit could even been seen. The characteristics of a Western epic tradition, epic poem is the installed image of a superculture. Everywhere within the planet, the Earth epic tradition shows us the quote of Andrew Lang that the epic aren't only poetry but history, history not of real events indeed, but of real manners of a real treasure to us. आगे जो क्वेश्चन है आपको एपिक के बारे में भी है. टू अस अदरवाइज अननोन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेस्टर्न एपिक ट्रेडिशन वेर एवर इट्स imposed epic poetry has constantly skilled the profound needs of the society during which it had been made. The characteristics of a Western epic tradition, since it considerably the merchandise of the ease and thus the spirit of its people were perceived the Western epic stressing a continuity of spirit peculiar to the Western civilization. While within the Indian epic, the overwhelming spirit of the Indian civilization is typically felt, the characteristics of a Western epic tradition. The Western epic tradition ranges from Homer to Milton, the two shining like beacon lights, and between them the poem Beowulf, the Song of Roland, the Nibelungen, as thus the poem of Apollonius, Rhodius, Virgil, Lucan, Commuse and Tassos continue the tradition. प्रोनाउंसिएशन बहुत आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये तो हम पहली बार पढ़े तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेस्टर्न एपिक ट्रेडिशन on the other hand, within the Indian epic tradition, the genius of Valmiki offers within the Ramayana. The first epic poem altogether is splendor. The characteristics of Western epic tradition, the great tradition, then continues through Vyasa, Ashwagosha, Kalidasa, Bharavi, and Sriharsa unimpaired. What is an epic? Give an example.
एपिक के बारे में भी BGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था। तो यहाँ भी सेम है, लेकिन फिर से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ग्रीक का आप यहाँ पे उसके स्टोरी को नरेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो व्हाट इज एन एपिक, गिव एन एग्जांपल, इसको देख लेते हैं। द वर्ल्ड एपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोस, which means a poetic story. In literature, an epic is a long narrative poem which is usually related to heroes' deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. In order to depict this bravery and the courage, the epic uses grandiose style. The Epic of Gilgamesh, 2000 BCE. Perhaps the Epic of Gilgamesh is the first example of an epic. It tells the story of life of an Assyrian king, Gilgamesh. Like all other epics, the narrative of this epic revolves around the themes related to gods, human beings, mortality, legacy, and sedition. Like other epics, it also composed in grand style. Gilgamesh is a young, arrogant king due to his being half god and half human. His strength and masculine beauty becomes a constant source of trouble for others. Therefore, God grows sick of Gilgamesh's arrogant and troublesome attitude and decide to teach him a lesson. He is made to fight his antagonist Enkidu and then go on a long journey to bring the planet of life, a journey on which he learns the lesson of life. Although the epic is written nearly 4,000 years ago, critics are unanimous, you can say anonymous, ANYNOMOUS, anonymous. That is a human work. आगे है यहाँ से यहाँ से The Iliad 800 BCE. Iliad is another example of an epic. It was written by a popular Greek poet Homer. इलियाद के जो निर्माता है उनका नाम है होमर, लेखक. इट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ ए ट्रोजन्स वॉर. ट्रोजन्स की कहानी बताई गई है, इन्वॉल्विंग थिंग्स ऑफ करेज, बोल्डनेस, लव फॉर वंस कंट्री एंड नॉस्टैल्जिया ऑफ फैमिली. However, it describes many legends related to the siege of Troy. The event took place before the siege, the gathering of warriors prior to the siege, and the causes of the war. Later, the epic foretold the looming death of Achilles and the destruction of Troy. The style of narration is grand and suits an epic poem. The reason that it is still one of the most celebrated work of antiquity. Parasite Lost, 1667. Written on the same tradition but on a different subject, Paradise Lost is an English epic by yet another blind poet of English origin, John Milton. It is also known colloquially as a Protestant epic. In this epic, Milton argues Satan's fall from the heaven as well as Adam and Eve. एडम एवी के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने लूसीफर देखा होगा तो आपको पता होगा, लूसीफर मॉर्निंग स्टार. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन. डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द वेज ऑफ गॉड टू ह्यूमन. हालांकि यहाँ पर हम एक वेब सीरीज का एग्जांपल ले लिए, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, वो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता है, वो इमेजिनेशन पे है, तो उसको आप नहीं लीजिएगा. एडम एवी की बहुत अच्छी स्टोरी है. एक्चुअली ये स्टोरी आप कह सकते हैं. खैर, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इसका एग्जाम्पल लेके लिखेंगे. ही हैज डेपिक्टेड सतन एज हाईली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर who is at war with God. Despite his different subject, Milton has used several epic devices introduced by Homer, such as invocation to the muse, extended smiles, and grand style. तो एपिक का जो क्वेश्चन था, व्हाट इज एपिक, एपिक का आप ऐसे एग्जांपल तो दे देंगे, आप कहीं से और भी पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, अगर आप इसके हिसाब से लिखेंगे तो वो जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है उसका वजन बढ़ जाता है. आगे है, explain the connection between Greek drama and the development of theatre in Rome. Greek and Roman theatres regularly rank among the most archaeological sites to visit. Their sheer size and state of preservation makes it easy for visitors to gauge the scale of events in antiquity.
and the feel as if they can travel back in time, an experience that doesn't always occur when trekking crumbling ruins. But while Greek and Roman theatres are often lumped together in common vernacular, there are actually meaningful differences that distinguish their origin and cultures. The evolution of Greek theatre structure. The most basic elements of the poet Greek of the most basic element of both Greek and Roman theatre are shared, semicircular, ridged, sitting a chorus and incredible acoustics. The early Greek theatres were made of wood built into hillside and had beaten earth stays as the focal point. The oldest example of an ancient Greek theatre is the theatre of Dionysius Eleutherius, बड़ा अजीब नाम है, located as a south slope of Acropolis in Athens and dating to the 6th century BC. The seats were built into the natural slope of the hill, taking advantage of the elevated viewing opportunity. आगे है, originally made all out of wood. The 5th century renovations saw a rectangular stage with corresponding wings added and stone seats in front of row only. By the 4th century BC, all the seats were transferred from wooden planks into stone benches and acquired a backdrop of stone and semi-columns. The evolution of the theatre of Dionysius exemplifies the transformations of other Greek theatres in antiquity, representing the typical architectural form embodied throughout. The theatres of Apollodorus, Delphi, Permeg- the Pergamenon all remain in great condition and demonstrate the social demand for these monumental arenas. Roman theatre structure centuries later, Roman theatre took the architectural form of Greek theatres and tweaked it, refined it and altered in just enough to fit their own socio-political taste. Perhaps the biggest visual difference in the Roman theatre were usually freestanding, which means that they were not constructed into hillside. Roman theatres also built the backdrop or the Scania fronts to list two stories and joined it joined it with the sitting. They installed awnings that could be extended, enclosing the whole theater in a style of which we are familiar with today. Other modifications included the complete paving and or marbling of a performance area, the orchestra and the seats. They added monumental statue, columns and reliefs to the stage to make it even more impressive to the viewers. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कह सकते हैं इसका यही है, द समरी ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल। इसकी कहानी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप देख लेंगे, वैसे आपको देखने के लिए आपको अभी फिलहाल शायद इग्नू की वेबसाइट पर ना मिले, अगर जिसमें वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसमें इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है अभी तक। हो सकता है आप आगे देखें तो अपलोड कर दिया जाए। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है BAGC 103, जिसमें कि आपको BAGC 102 के क्वेश्चन पेपर को, हालांकि इंग्लिश ऑनर्स के सारे क्वेश्चन पेपर और अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है समरी ऑफ पोर्ट ऑफ गॉड। द पोर्ट ऑफ गॉड इज अ प्ले where the main motifs are greed, cheapness, and gold. The theme is equilius, cheapness, and greed for gold. The play is easy to read, and the author makes fun of people's characteristics. देयर आर 4 एक्ट्स, इसमें आपको 4 एक्ट में बताया गया है। यूक्लियोस is a poor man who finds the pot of gold and gets materialistic richness with it but becomes poor in every other aspect of his life. He only thought about his gold. Phaedria is his daughter and she loves Lycander,
Lycomedes. Megadorus is his uncle and he wants to marry Phaedria because he wants to settle down, but in the end he give up on that idea. Lycomedes' translation may be differ out of love and for Phaedria gives up his inheritance just to be with Phaedria who is pregnant and who is pregnant with his child. In the introduction, Euclio found the gold and hid it. In the twist, Megadorus wants to marry Phaedria. Then the pot of gold disappears, and in the end, and Euclius get his pot of gold, and Legendarius get Phaedria. Euclio finds a pot of gold, and he is cheap old man who hides the gold from everywhere, from everyone. In the meantime, Lyconius and Phaedria fell in love. Megadorus wants to settle down and he goes to Euclio and asks for his daughter's hand. Euclio said yes just because Megadorus didn't ask for dowry. डॉरी का बहुत बड़ा रोल है आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में भी अच्छे से बताया गया है यूक्लियो वेंट टू बरी द पुट इनटू द वुड्स बट लाइकोनिडिस लाइकोनिडस ट्रांसलेशन बहुत यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है आप उसको चेक कर लीजिएगा सर्वेंट स्ट्रॉबेलिस सॉ हिम एंड स्टोल द पॉट अगर आपको देखिए यहाँ पर एक हैक है अगर आपको नहीं पता होता है कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर आपको याद नहीं हो रहा है भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में तो आप स्टोरी को नरेट कर सकते हैं कि उसका नौकर हो सकता है या उसकी बेटी हो सकती है अगर आपको वो याद नहीं है या उसके अंकल हो सकते हैं लेकिन जो मेन कैरेक्टर जैसे फेडरिया आपकी होगी यूक्लियो हो गया इसको दोनों को याद रखना है बाकी अगर आप याद नहीं भी रखते हैं वैसे आपको याद रखना है अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसको नरेट कर सकते हैं ओके यूक्लियो वेंट टू बरी द पोर्ट ऑफ ओके आगे Euclio went to bury the pot in two woods by Laconteus' servant. Strobylus saw him and stole the pot. Laconteus asked Megadorus to let him have Phaedria. After that, he after that the household ghost of Euclio's house tells the story of an old sheep man who also found gold and Phaedria prayed to him every day and in the end he gave the pot of gold to Euclio so he could have dowry for Phaedria. Euclio yelled his servant because he thought she was spying on him. Megadorus and Euclio met on the street and Megadorus was rushing the wedding as Euclio got scared about his gold. He said yes to the wedding just because Megadorus didn't ask for dowry. Everyone arrived to Euclio's house to prepare the wedding. आगे है When Euclio heard all of the rumor coming out of coming out his will house, he has convinced that somebody was about to steal his gold. Euclio hit one of the men in his house because he thought he was trying to rob him. He was convinced that Megadorus prepared all of this just so he could get his hands on pot of gold. Megadorus lead a monologue from which we find out he is really honest man. Megador thinks out loud and Euclio eardrops on him. Euclon is still scared of his house of his gold, so he goes to hide it in the temple. Strobylus knows the Lyconius say loves Phaedria and that he wants to marry her. Strobylus follow Euclio while Lyconidas begs his mother to talk his uncle Megadorus out of the wedding. The pregnant Phaedria goes into labor right when Euclio realized his pot is missing and he goes crazy. In the end, Storbylus appears and tells Lyconides that he found the pot of gold. Lyconides demands that the gold returns to Euclio and the story ends here because the rest of it was lost. Is assumed that Lyconides returns the pot of gold and in return gets Phaedria. तो अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपकी कहानी क्लियर होगी देखिए वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एरर्स आए लेकिन समय नहीं है कि इसको पहले से पढ़ा जाए और उसको बताया जाए आपके सामने एज इट इज़ प्रेजेंट किया जा रहा है तो कुछ एरर्स आए होंगे तो वो आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा ये वीडियो मन नहीं रहता है बनाने का लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आने लगता है रिक्वेस्ट टेलीग्राम पर या फिर चैनल के कमेंट सेक्शन में तो बनाना पड़ता है आगे है
इज ऑडिपस रेक्स का भी कहानी आपको अच्छे से पढ़ लेना है. इज ऑडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल? बाय डेफिनेशन अ ट्रेजेडी इज अ प्ले in which a hero experiences a tragic fall from a high position. Oedipus Rex जो है वो ट्रेजेडी है, typically as the result of flaw within himself. The hero starts out as basically a good character and usually holds a position of power, like a king as in Oedipus the King. As a result of his tragic flaw, this hero falls from power and often, thought not always, dies at the end of the play. Oedipus does not die, but he ends up blind and banished. There are two major factors in Oedipus' downfall. आगे देखते हैं. First, Oedipus sometimes exhibits qualities of pride or arrogance. This prevents him from learning the truth about his background and parentage earlier in the play. It is important to remember, though, that at the start of the play, Oedipus is seen as basically a good king. He cares about the people's concern and takes steps to resolve the plague that is wreaking such havoc on his city. Later, later though, when Tiresias, ये important character है, suggests that Oedipus may be to blame for the plague, Oedipus lashes out and the reader audience can see his arrogance. Oedipus also demonstrates excessive pride in his conversations with his brother-in-law Creon. ये भी character है Creon, whom he accused of plotting against against him with Tiresias. Oedipus' stubborn arrogance creates such of the dramatic irony of the play, as well because he insists that he could not have been involved in the murder of Laius, which was caused the plague, with knowing that he did, in fact, murder the former king who was also his biological father. आगे है यहाँ से, a second factor in Oedipus' downfall, and thus in the tragedy it fate. In the tragedy is fate. In the play, various characters visit the oracle at Delphi for guidance. The first instance occur before the play starts. Oedipus' parent, Jocasta and Laius, ये भी आपके important character हैं, learned that they would have a son who would murder his father and marry his mother. In the attempt to cheat fate, Jocasta ordered a servant to tie the body feet together and leave him on the mountain. Where she doesn't know, though, is that the servant cannot bring himself to do this and instead gives the baby to another man who brings him to the king and queen of Corinth, where it is presumed he will be safe. Oedipus is dressed as the Corinthian royalty's son, but as he grows up, he starts to hear rumors about his background. He visits the oracle and learns he is destined to kill his father and marry his mother. Thinking the king and queen of Corinth are his parents, he flees along the way. He meets a caravan that includes the king of Thebes, Laius, his biological father, and slays the travelers because he feels they have run him off the road. Oedipus proceeds on the Thebes, ये कोई city होता है, where the where he solves the riddle of Sophocles and become king of Thebes. There he marries the recently widowed queen Jocasta, his biological mother. All those events show that Oedipus' fate could not be avoided. This further the tragedy of the play because Oedipus' fall seems to be out of his own control. तो एक भविष्यवाणी होती है जिसमें कि खैर यहाँ पर स्पॉइलर आपको मिल गया कि वो जोकास्टा जिसे उस शादी होती है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है. तो कहानी ही अब ये पढ़ना चाहिए. वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हमें देख के लगता है कि कुछ बहुत अजीब सा है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो बस यही है आपका. अगर पॉइंट पर आए तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना, ऑडिपस रेक्स के बारे में. इसकी स्टोरी अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगा. आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ये पढ़ लीजिएगा, आपकी स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी और आपको इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए. और बाकी आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा. जैसे लिटरेचर में है ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जो कि आप आम जीवन में उसके बारे में बात नहीं करते हैं.
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें गलत थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और डिसलाइक करते हैं तो फिर कोई रीज़न भी अगर होगा तो वो बताइएगा, ताकि वीडियो को सुधार किया जा सके। और डिसलाइक करने के बाद ये होता है कि वीडियो का क्वालिटी और सुधारा जा सकता है, तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके बाद अगर रिक्वेस्ट आएगा तो पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन के आंसर को बताया जाएगा।